ग्रीष्मकाल की क्रूरता अपने चरम पर थी। आगरा के पास स्थित एक छोटा सा गांव भीषण सूखे की चपेट में था। जेठ की तपन ऐसी थी कि धरती की छाती दरक गई थी और धूल के बवंडर चलते थे। किशन लाल नाम का एक किसान अपने खेत के बीचों बीच खड़ा था। उसकी आंखें पथराई हुई थी। जहां कभी हरी भरी बाजरे की फसलें लहलाती थी, वहां अब सिर्फ सूखी पीली घास के कंकाल बचे थे। उसने महीनों खून पसीना बहाया था, लेकिन इंद्र देवता रूठे हुए थे। निराशा का घूंट पीते हुए वो सोच रहा था कि इस बार परिवार का पेट कैसे भरेगा और बेटी की शादी का कर्ज कैसे उतरेगा। तभी गांव में कोलाहल मचा। मुगल सल्तनत के कठोर कर संग्राहक वजीर मान सिंह के सिपाही लगान वसूलने आद धमके थे। उनकी आंखें पैसों के लालच से भरी थी। सूखी फसल पर भी उन्होंने पूरा राजस्व मांगा। किशन लाल ने गिड़गिड़ाकर कहा, हुजूर, अनाज का एक दाना भी नहीं हुआ है, कहां से दूं? पर सिपाही हंस दिए और उसे पकड़कर राजधानी की ओर ले जाने लगे। ये खबर जब शहंशाह अकबर के कानों तक पहुंची तो न्याय की तलवार म्यान से बाहर निकल आई। शहंशाह अकबर का क्रोध आसमान छू रहा था। उन्होंने तत्काल दरबाराम आयोजित करने का हुक्म दिया। महल के पहरेदारों ने फौरन जाकर किशन लाल को, जो अभी भी कठोर सिपाहियों की गिरफ्त में था, हथकड़ी सहित दरबार में पेश किया। दरबार खचाखच भरा था। वजीर मान सिंह, जिसका चेहरा भय से पीला पड़ चुका था, सहमा सा खड़ा था। अकबर अपनी गद्दी से उठे। उनकी आंखें आग उगल रही थी। मान सिंह, उन्होंने गरज कर कहा, क्या मेरी सल्तनत में न्याय का यही हाल है? क्या सूखे खेतों पर भी कर वसूली जाएगी? मान सिंह ने कांपते हुए जमीन पर झुककर सफाई देनी चाहिए। जहांपनाह, राजस्व विभाग के कड़े नियम हैं। नियम इंसानों के लिए होते हैं, अन्याय के लिए नहीं। अकबर ने उसकी बात काट दी। फिर उन्होंने किशन लाल की ओर देखा, जिसकी सूखी आंखें उम्मीद से भरी थी। किसान, तुम्हारे खेत कहाँ हैं? मुझे अपनी आंखों से देखना है कि तुम पर कैसा अत्याचार हुआ है। कल सुबह हम खुद तुम्हारी धरती पर चलेंगे। अब तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, न कोई लगान वसूलेगा। ये घोषणा सुनकर पूरा दरबार सन्न रह गया। किसान लाल के लिए ये घोषणा किसी सपने से कम नहीं थी। आंखों में आए कृतज्ञता के आंसुओं को पोंछकर उसने सम्राट के चरणों में सिर झुकाया। जहांपनाह, आपकी दयालुता को ये गरीब किसान 7 जन्मों तक नहीं भूल पाएगा। अगली सुबह, जैसा कि वादा किया गया था, सूर्योदय होते ही बादशाह अकबर अपने चुनिंदा सलाहकारों और अंगरक्षकों के साथ दिल्ली से बाहर किशन लाल के गांव की ओर रवाना हुए। बीरबल साथ थे और मान सिंह का चेहरा पीला पड़ा हुआ था। वो जानता था कि अब सच्चाई छिप नहीं पाएगी। रास्ते भर मान सिंह अपनी सफाई के तर्क मन में दोहराता रहा, पर अकबर शांत और गंभीर थे। दोपहर होते होते शाही काफिला दूर दराज के उस गांव में पहुंचा जहां किशन लाल की जमीन थी। पहली नजर में ही स्थिति स्पष्ट थी। जहां दूर दूर तक हरियाली दिखनी चाहिए थी, वहां केवल तपकर कठोर हो चुकी मिट्टी और सूखी डंडियों का ढेर था। अकबर घोड़े से उतरकर सीधे खेतों की ओर बढ़े। उन्होंने मुट्ठी में मिट्टी उठाई जो गर्म और रेतीली थी। अकबर ने मिट्टी को अपनी हथेली पर फैलाया। वो इतनी सूखी थी कि पल भर में हवा में उड़ने लगी। उन्होंने किशन लाल की ओर देखा, जिनकी आंखें डर और उम्मीद के बीच डोल रही थी। किशन लाल, बादशाह ने पूछा, तुम्हारी फसल को पानी कहां से मिलता था? क्या यहां कोई नहर है? किशन लाल ने पास की एक पथरीली और टूटी हुई संरचना की ओर इशारा किया। जहांपनाह, ये पुरानी नहर है। नदी का पानी यहीं से आता था, पर 3 महीने पहले ये अचानक सूख गई। गांव के सभी किसानों ने गुहार लगाई, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। अकबर ने चारों ओर नजर दौड़ाई। कुछ ही दूरी पर गांव की सीमा समाप्त होती थी और मान सिंह की बड़ी जागीर शुरू होती थी। वो विषमता चौंकाने वाली थी। किशन लाल के खेत जहां तप रहे थे,
वहीं मान सिंह की जमीन पर फसलें आश्चर्यजनक रूप से हरी भरी और लहलहाती दिख रही थी। अकबर की भौहें तन गई। उन्होंने कठोरता से मान सिंह की ओर देखा। इतनी भयानक सूखा, या फिर ये जानबूझकर किया गया अन्याय? मान सिंह सक्का गए। उनका चेहरा सफेद पड़ गया, पर उन्होंने तुरंत खुद को संभाला। जहांपनाह, ये तो प्रकृति का प्रकोप है। मेरी जमीन थोड़ी नीची है, इसलिए शायद उसमें नमी ज्यादा ठहर गई हो। मैं इस निर्धन किसान के लिए दुख महसूस करता हूं, पर मैंने कोई अन्याय नहीं किया। अकबर ने उनकी सफाई अनसुनी कर दी। उन्होंने तुरंत बीरबल की ओर देखा और एक निर्णायक आदेश दिया। बीरबल, नदी के सूखने का कारण प्रकृति नहीं, बल्कि लोभ प्रतीत होता है। मेरे सामने ही इस सूखी नदी की धारा का पीछा करो और पता लगाओ कि पानी कहाँ रुका है। बीरबल और कुछ सैनिक तुरंत किशन लाल के साथ आगे बढ़े। कुछ ही देर में वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां नदी की मुख्य धारा को पत्थर और मिट्टी के बड़े टीलों से अवरुद्ध कर दिया गया था। नदी का सारा पानी एक संकरे नाले के माध्यम से सीधे मान सिंह की जागीर की ओर मोड़ा गया था। बिल्कुल वही जल जो किशन लाल के खेतों को जीवन देता था। बीरबल ने अपनी आंखों से ये जघन्य अन्याय देखकर तुरंत अवरोध स्थल से पुख्ता प्रमाण जुटाने और पत्थर के टीलों को तत्काल तोड़ने का आदेश दिया। उन्होंने सैनिकों को निर्देश दिया कि जलधारा को तुरंत किशन लाल के खेतों की ओर मोड़ा जाए। स्वयं प्रमाणों सहित वो तेजी से वापस शाही शिविर में पहुंचे, जहां बादशाह अकबर बेचैनी से उनका इंतजार कर रहे थे। जहांपनाह, आपकी दूरदर्शिता सत्य सिद्ध हुई, बीरबल ने सम्मान से झुकते हुए कहा और सारी घटना विस्तार से सुनाई। उन्होंने बताया कि किस प्रकार धनी जागीरदार मान सिंह ने निजी लाभ के लिए न केवल प्राकृतिक धारा को मोड़ा, बल्कि जानबूझकर किशन लाल जैसे गरीब किसानों का जीवन संकट में डाल दिया। अकबर का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। ये केवल जल चोरी नहीं, बल्कि राजधर्म और मानवता का सीधा उल्लंघन था। उसी क्षण उन्होंने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि मान सिंह को तुरंत जंजीरों में बांधकर दरबार में हाजिर किया जाए। कुछ ही घंटों में मान सिंह को अपमानजनक ढंग से जंजीरों में जकड़कर दरबार में पेश किया गया। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और जंजीरों की खनखनाहट दरबार के सन्नाटे को चीर रही थी। मान सिंह का अहंकार क्षण भर के लिए टूट चुका था, पर उसके चेहरे पर अभी भी ये भाव था कि उसे इतनी बड़ी सजा क्यों दी जा रही है। अकबर सिंहासन से उठे। उनकी आंखें अंगारों सी दहक रही थी। मान सिंह, अकबर की आवाज में ऐसी गर्जना थी कि दरबारी कांप उठे। तुमने अपनी जागीरदारी की शक्ति का दुरुपयोग किया और किशन लाल जैसे किसान की जीवन रेखा काट दी। क्या तुम्हें इस राजधर्म के उल्लंघन का तनिक भी भय नहीं है? मान सिंह ने बचने की कोशिश की और गिड़गिड़ाते हुए कहा, जहांपनाह, वो तो केवल एक छोटी सी जलधारा थी। मैंने केवल अपनी निजी भूमि के लिए प्रबंध किया था। अकबर ने उसकी बात बीच में ही काट दी। तुम्हारी निजी भूमि का मूल्य किसी गरीब के पेट से ज्यादा नहीं है। बीरबल, किसान किशन लाल को तुरंत हाजिर किया जाए। ये जागीरदार स्वयं देखेगा कि उसने किस परिवार को बर्बाद करने का प्रयास किया है। कुछ ही क्षणों में बीरबल के सिपाहियों द्वारा किसान किशन लाल को दरबार में लाया गया। वो अत्यंत दुर्बल दिख रहा था, फटे पुराने कपड़े पहने, और उसका चेहरा वर्षों की धूप और निराशा से झुलसा हुआ था। उसे देखकर लगा जैसे वो सूखे खेत की ही एक मूर्ति हो। वो कांपते हुए बादशाह के सामने जमीन पर गिर पड़ा। अकबर ने करुणा भरी निगाहों से उसे देखा और फिर उनकी दृष्टि सीधे मान सिंह पर टिकी। मान सिंह, क्या तुमने देखा? यह है तुम्हारी छोटी सी जलधारा का परिणाम। एक जागीरदार की लालसा ने एक ईमानदार किसान की रीढ़ तोड़ दी है। किशन लाल ने रोते हुए कहा, जहांपनाह, मेरी फसलें सूख गई। अब तो मेरे पास बीज के लिए भी कुछ नहीं बचा। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और दृढ़ स्वर में कहा, बीरबल, आज्ञा दी जाती है कि मान सिंह की वो भूमि
जिसे उसने गैरकानूनी ढंग से सींचा है तुरंत किशन लाल को सौंप दी जाए और जलस्रोत को वापस किशन लाल के खेत की ओर मोड़ दिया जाए। साथ ही मान सिंह किशन लाल को उसकी पिछली फसल के नुकसान की भरपाई भी करेगा। ये राजधर्म है और इसका उल्लंघन क्षम्य नहीं है। मान सिंह का चेहरा पीला पड़ गया था। शाही हुक्म के आगे वो एक शब्द भी न बोल सका और उसने मौन स्वीकृति में सिर झुका दिया। बीरबल ने तत्काल अपने विश्वस्त सिपाहियों को आदेश दिया कि वे एक पल की देरी किए बिना जल की धारा को वापस किसान किशन लाल के खेतों की ओर मोड़ दें और मान सिंह द्वारा कब्जा की गई जमीन का सीमांकन करें। किशन लाल, जो अब तक भय और दुख में डूबा था, उसकी आंखों में अब कृतज्ञता के आंसू थे। वो झट से सम्राट के चरणों में गिर पड़ा। जहांपनाह, आपने केवल मेरी जमीन और पानी ही वापस नहीं दिया, आपने एक गरीब किसान का स्वाभिमान वापस लौटाया है, उसने भर्राई आवाज में कहा। अकबर ने स्नेह से उसे उठाया। उठो किसान। किसी भी साम्राज्य की नींव उसके किसानों के पेट और उसके न्याय की शक्ति पर टिकी होती है। याद रखना, राजमहल की दीवारों में अन्याय को कभी पनपने नहीं दिया जाएगा। इस निर्णय से दरबार में उपस्थित सभी न्यायप्रिय लोगों ने सम्राट की जय जयकार की। अकबर ने अपने वजीर की ओर संकेत किया। न्याय तब तक अधूरा है जब तक पीड़ित को हुई क्षति की पूर्ति न हो जाए। इस किसान की फसलें सूख चुकी है। ये तत्काल राजकोष से इतना धन प्राप्त करे जिससे ये अगली 2 बुआइयों के लिए बीज खरीद सके और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। सम्राट ने तुरंत उस भ्रष्ट स्थानीय अधिकारी को पकड़ने का आदेश दिया जिसने सिंचाई का पानी रोककर किसान को हानि पहुंचाई थी। उसका पद छीना जाए और उसे कड़ी सजा दी जाए। यह संदेश पूरे साम्राज्य में जाना चाहिए कि किसानों का शोषण करने वाले को सम्राट की क्षमा कभी नहीं मिलेगी। किसान अब धन्यता से परिपूर्ण था। उसे न सिर्फ उसकी जमीन वापस मिली थी, बल्कि उसके भविष्य की राह भी खुल गई थी। उसने दोनों हाथ जोड़कर सम्राट को धन्यवाद दिया। दरबार की कार्यवाही समाप्त हुई, लेकिन इस न्यायप्रिय निर्णय की गूंज सदियों तक किसानों के हृदय में अकबर के प्रति अटूट विश्वास बनकर जीवित रही। सम्राट अकबर जानते थे कि केवल अपराधी को दंड देना पर्याप्त नहीं था। किसान की उजड़ी हुई जीविका को बहाल करना भी उतना ही आवश्यक था। उन्होंने तुरंत शाही कोषाध्यक्ष को बुलवाया और आदेश दिया कि किसान को उसकी सूखी फसल के नुकसान के लिए केवल मुआवजा ही नहीं, बल्कि अगले मौसम के लिए उन्नत बीज और खेती के औजार खरीदने हेतु तत्काल सहायता भी प्रदान की जाए। इतना ही नहीं, अकबर ने अपने सबसे योग्य जल इंजीनियरों को विशेष निर्देश दिए कि वे उस रुकी हुई नहर का मार्ग तुरंत खोलें और सुनिश्चित करें कि भविष्य में कोई भी अधिकारी सिंचाई के पानी को बाधित करने का दुस्साहस न करे। कुछ ही दिनों में किसान के खेत की प्यासी धरती पर फिर से जीवनदायिनी जलधारा लौटी। सम्राट की त्वरित कार्रवाई और उदारता ने उस गरीब किसान को नया जीवन दान दिया। उसने अब पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ अपनी जमीन पर नए सिरे से काम शुरू किया, ये जानते हुए कि इस साम्राज्य में न्याय का तराजू हमेशा सम्राट के हाथ में सुरक्षित रहेगा। कुछ ही सप्ताह बाद किसान के खेत हरे भरे हो उठे और उसकी मेहनत रंग लाई। वर्षा की कमी के कारण पहले जो फसल सूख गई थी, अब उससे कहीं अधिक अच्छी फसल खेतों में लहला रही थी। जब किसान ने अपनी उपज का बड़ा हिस्सा खुशी खुशी खलिहान में जमा किया, तो उसने सर्वप्रथम सम्राट अकबर को धन्यवाद देने का निश्चय किया। अकबर ने सिर्फ नहर का मार्ग ही नहीं खोला था, बल्कि उन्होंने भ्रष्ट अधिकारियों के लिए एक स्पष्ट संदेश भी भेजा था। उन सभी दोषी कर्मचारियों को पद से हटा दिया गया और उन्हें सार्वजनिक रूप से दंडित किया गया, ताकि भविष्य में कोई भी नागरिक की आवश्यकताओं की उपेक्षा न करे। इस त्वरित और कठोर न्याय ने पूरे साम्राज्य में ये घोषणा कर दी कि सम्राट के राज्य में धन नहीं, बल्कि धर्म और सत्य का शासन चलता है। गरीब किसान की सूखी फसल की कहानी अब राज्य भर में अकबर के न्याय की मिसाल बन गई। मंगल सिन्हा, वो गरीब किसान,
अब केवल अपनी फसल के लिए ही नहीं, बल्कि अपने जीवन के सम्मान के लिए भी कृतज्ञ था। उसने तुरंत अपनी पत्नी और बच्चों को साथ लिया और आगरा की ओर प्रस्थान किया, ताकि वो स्वयं सम्राट के समक्ष नतमस्तक हो सके। ये यात्रा उसके लिए एक तीर्थ यात्रा के समान थी। जब वो शाही दरबार में पहुंचा, तो उसने विनम्रता से अपनी सबसे अच्छी और ताजी हरी फसल का एक छोटा गट्ठर सम्राट अकबर के चरणों में अर्पित किया। दरबार में उपस्थित सभी दरबारी इस दृश्य को देखकर भावुक हो गए। सम्राट अकबर, जो अपनी प्रजा के प्रति असीम स्नेह रखते थे, खड़े हो गए और मंगल सिन्हा को गले लगाया। उन्होंने कहा, है किसान, ये फसल तुम्हारे परिश्रम का फल है और मेरा न्याय तो केवल धर्म का रक्षक है। मंगल सिंह की आंखों में खुशी के आंसू थे। इस घटना ने साबित कर दिया कि एक सच्चा राजा अपने सिंहासन की शक्ति से नहीं, बल्कि आम आदमी के आंसू पोंछने के संकल्प से महान बनता है। सम्राट अकबर ने मंगल सिन्हा को केवल गले ही नहीं लगाया, बल्कि राजकोष से उसे अशर्फियों से भरा एक थैला भेंट किया और उसकी सूखी पड़ी भूमि पर सिंचाई की समुचित व्यवस्था का स्थायी इंतजाम करवाया। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि आने वाले वर्षों में किसी भी किसान को पानी की कमी के कारण ऐसी त्रासदी न झेलनी पड़े। इसके बाद सम्राट ने दरबार में उपस्थित सभी उच्च अधिकारियों की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, याद रहे, जिस राज्य का किसान भूखा है, वो राज्य कभी समृद्ध नहीं हो सकता। मैंने उस जमींदार को, जिसने मंगल सिन्हा को न्याय से वंचित रखा था और नहर का पानी रोका था, तत्काल पद से हटा दिया है और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने कड़े शब्दों में आदेश दिया कि राज्य के हर कोने में कृषि की उन्नति पर विशेष ध्यान दिया जाए और किसानों के हित की अनदेखी करने वाले किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। इस घटना ने सदियों के लिए यह सबक स्थापित कर दिया कि न्याय की देवी की आंखें भले ही बंद हों, पर एक सच्चे सम्राट की आंखें सदैव अपनी प्रजा के दुख दर्द पर टिकी रहती हैं। तुरंत ही बादशाह के आदेश पर शाही इंजीनियरों ने नहर का निरीक्षण किया और 24 घंटे के भीतर जलमार्ग को अवरोध मुक्त कर दिया। अकबर ने अब मंगल सिंह की ओर रुख किया, जो अभी भी अविश्वास और आश्चर्य से स्तंभित खड़ा था। किसान, सम्राट ने स्नेह से कहा, तुम्हारी सूखी फसल का नुकसान राज्य का नुकसान है। तुम्हें तुम्हारी फसल की कीमत का 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा, ताकि तुम अपनी हानि की पूर्ति कर सको। साथ ही अगले 3 वर्षों तक तुम्हारी खेती के लिए आवश्यक बीज और संसाधन शाही खजाने से निःशुल्क प्रदान किए जाएंगे। मंगल सिन्हा के आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। वो तुरंत सम्राट के चरणों में गिर गया और आभार व्यक्त किया। उस दिन न केवल एक गरीब किसान को न्याय मिला, बल्कि ये सुनिश्चित हो गया कि भविष्य में कृषि संबंधी समस्याओं को सर्वोपरि प्राथमिकता दी जाएगी। मंगल सिंह अब गरीबी से मुक्त था और पूरे राज्य में ये बात फैल गई कि अकबर का न्याय भले ही सख्त हो, पर वो हमेशा सत्य और धर्म के पथ पर चलता है। शाही आदेश पर मंगल सिन्हा के गांव तक एक नई मजबूत नहर का निर्माण भी तुरंत शुरू कर दिया गया। जिन भ्रष्ट अधिकारियों को उनकी लापरवाही और गैरजिम्मेदारी के लिए दंडित किया गया था, उनकी संपत्ति जब्त कर ली गई और उन्हें कठोर श्रम के लिए कारागार भेज दिया गया। ये निर्णय अन्य दरबारियों और जमींदारों के लिए एक कड़ी चेतावनी था। इधर शाही खजाने से आवंटित धन का उपयोग कर नहर निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर जारी रहा। कुशल इंजीनियरों और सैकड़ों मजदूरों ने दिन रात एक करके उस सूखी धरती तक जल पहुंचाने का असंभव सा लगने वाला कार्य रिकॉर्ड समय में पूरा कर दिया। अगले ही मानसून से पहले मंगल सिन्हा के गांव की बंजर भूमि पहली बार नदी के स्वच्छ जल से लबालब भर गई। मंगल सिंह ने उत्साह से अपने नए उपजाऊ खेतों में बीज बोए। कुछ ही महीनों में जहां कल तक निराशा थी, वहां हरी भरी फसलें लहलहा उठीं। सम्राट अकबर के इस दूरदर्शी न्याय के कारण केवल मंगल सिन्हा का जीवन ही नहीं बदला, बल्कि पूरा क्षेत्र समृद्ध हो गया और पूरे साम्राज्य में किसान राहत की सांस ले पाए। कुछ समय बाद
जब फसल कटाई के लिए तैयार हुई तो मंगल सिन्हा अपनी पहली स्वर्णिम उपज का एक बड़ा हिस्सा लेकर आगरा के शाही दरबार पहुंचा। उसने उस भारी दानेदार अनाज को सम्राट अकबर के सिंहासन के सामने विनम्रता से अर्पित किया। उसकी आंखें नम थी, पर इस बार दुख से नहीं बल्कि कृतज्ञता और संतोष से भरी हुई थी। जहां पनाह मंगल सिंह ने श्रद्धा से सिर झुकाते हुए कहा, आज जो हरियाली मेरे खेतों में है वो केवल मिट्टी का कमाल नहीं बल्कि आपके न्याय का चमत्कार है। आपने मुझे केवल पानी नहीं दिया, आपने मेरे परिवार को सम्मान से जीने का नई राह दी। अकबर ने मुस्कुराते हुए वो भेंट स्वीकार की। उन्होंने अपने वजीरों की ओर देखा और कहा, राजस्व का सही मूल्य तभी है जब किसान का पेट भरा हो। सच्चा न्याय तलवारों से नहीं बल्कि सूखे खेतों को सींचने से मिलता है। इस घटना ने पूरे साम्राज्य में सम्राट अकबर के जनहितैषी शासन की कहानियों को और भी अधिक अमर कर दिया और किसानों ने उन्हें न्याय का देवता कहना शुरू कर दिया। ये घटना केवल एक गांव तक सीमित नहीं रही। सम्राट अकबर ने तुरंत एक शाही फरमान जारी किया जिसमें घोषणा की गई कि राज्य का खजाना अब केवल युद्धों और महलों की साज सज्जा पर खर्च नहीं होगा बल्कि एक विशेष जल कल्याण कोष स्थापित किया जाएगा। इस कोष का मुख्य उद्देश्य दूर दराज के गांवों तक नहरों और कुओं का जाल बिछाना होगा। बीरबल ने सुझाव दिया कि हर क्षेत्र में सूखा राहत समितियां बनाई जाएं, जिनमें किसानों की सीधी भागीदारी हो ताकि वे अपनी आवश्यकताओं को सीधे दरबार तक पहुंचा सकें। इस कदम से दूर दराज के गांवों में भी उम्मीद की एक नई लहर दौड़ गई। जहां पहले सरकारी अमला किसानों की शिकायतों को अनसुना कर देता था, वहीं अब राजस्व अधिकारियों को कठोर निर्देश दिए गए कि वे सुनिश्चित करें कि हर खेत को समय पर पानी और उत्तम बीज मिले। रामू की सफल फसल अब केवल उसका व्यक्तिगत लाभ नहीं थी बल्कि पूरे साम्राज्य के लिए एक प्रेरणा बन चुकी थी। रामू की कहानी और सम्राट का फैसला जल्द ही पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। जहां कहीं भी फसलें सूखती थी, वहां के किसान अब बिना डर के अपनी समस्याएं उठा सकते थे। सम्राट के कठोर आदेशों का उल्लंघन करने वाले कई बेईमान राजस्व अधिकारियों को अपनी लापरवाही के कारण तुरंत दंडित किया गया, जिससे बाकी अमले में भय और जिम्मेदारी की एक नई भावना जागृत हुई। अकबर ने यह स्पष्ट कर दिया था कि उनके लिए प्रजा का हित सर्वोपरि है और न्याय केवल दरबार की चारदीवारी तक सीमित नहीं है बल्कि हर किसान के खेत की नमी तक पहुंचना चाहिए। इस प्रणालीगत सुधार ने न केवल रामू जैसे किसानों को राहत दी बल्कि मुगल साम्राज्य की कृषि उपज में भी अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई। अब किसान जानते थे कि विपदा के समय उनका शासक उनके साथ खड़ा है। अकबर के इस दूरदर्शी कदम ने उन्हें केवल एक शक्तिशाली शासक नहीं बल्कि न्यायप्रिय बादशाह के रूप में इतिहास में अमर कर दिया। रामू की यह घटना मात्र एक व्यक्तिगत न्याय नहीं थी, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा और विश्वास का प्रतीक बन गई। साम्राज्य के कोने कोने में, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, लोग अक्सर चौपालों और खेतों की मेड़ों पर बैठकर चर्चा करते थे कि कैसे बादशाह सलामत ने एक गरीब किसान के सूखे खेत की मिट्टी को अपनी न्याय दृष्टि से पुनर्जीवित कर दिया। इस घटना ने मुगल शासन के प्रति जनता का विश्वास अटूट कर दिया। अब किसान ये मानते थे कि उनका काम केवल हल चलाना नहीं है बल्कि उन्हें राज्य का संरक्षण भी प्राप्त है। इस नए भरोसे का सीधा असर कृषि की गुणवत्ता और मात्रा पर पड़ा। सूखी फसल का भय अब अतीत की बात हो गई थी, क्योंकि रामू की कहानी ने यह स्थापित कर दिया था कि यदि प्रकृति रूठती है तो बादशाह का न्याय उन्हें सहारा देगा। अकबर ने सिद्ध कर दिया कि न्याय कर वसूलने से अधिक किसानों के जीवन में समृद्धि और सुरक्षा सुनिश्चित करने का नाम है। इस दूरदर्शिता ने मुगल काल को कृषि और सामाजिक न्याय के स्वर्ण युग के रूप में स्थापित की।